बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज की हिंदी अनुवाद करवाने जा रहा हूं। बच्चों उससे पहले आपको मैंने और भी लेसन नंबर 3 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पर कैम्ब्रिज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू है बच्चों, जो कि फिरदौस कांगा जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मुंबई में रहते थे। वो एक पत्रकार थे और वो एक राइटर भी थे। उन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, जैसे कि उनकी आप शक्ल सामने दिख रही है कि आप बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर। स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताना ज़्यादा मतलब कि उनका परिचय देना इतना मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए परिचय के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। क्योंकि वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे बच्चों, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। और स्टीफन हॉकिंस जो थे वो एक उत्तराधिकारी भी थे किसके, सर आइजैक न्यूटन के, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। उनसे मिलने के लिए जो फिरदौस कांगा जो थे वो इंडिया से उनसे मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए। और इंटरव्यू के दौरान उनके और स्टीफन हॉकिंस के बीच में बहुत सारी बातचीत हुई, और वही बातचीत इसके अंदर दी गई है। ये विजिट टू कैम्ब्रिज इसीलिए लिखा गया है, विजिट टू कैम्ब्रिज यानी कि कैम्ब्रिज की यात्रा। ठीक है, तो ज़रा शुरुआत करते हैं कांगा जी के बारे में और हॉकिंस जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, क्या बातचीत हुई। शुरुआत करते हैं बच्चों। एक एक लाइन में आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये है फिरदौस कांगा जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। ये भी व्हील चेयर पर थे, और ये भी जो स्टीफन हॉकिंस थे ये भी व्हील चेयर पर थे। ये दोनों लोग डिसेबल्ड थे और दोनों लोग व्हील चेयर पे ही चलते थे। बस फ़र्क ये था कि फिरदौस कांगा का शरीर काम करता था। इनकी ब्रिटल बोन्स थी, ऐसी हड्डियाँ थी कि वो टूट जाती थी। यानी कि इनकी जो हड्डियाँ थी ज़्यादा यदि हिलाते डुलाते थे तो एक तरह से हड्डियाँ टूट जाती थी, इसलिए चेयर पर रहते थे। और इसके अलावा जो स्टीफन हॉकिंस थे, इनके शरीर भी पूरी तरीके से पैरालाइज था, जो सिर्फ कुछ उंगलियाँ ये हिला सकते थे। इसके अलावा इनकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज थी। ठीक है, तो आप देखिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग। This is the story of the meeting between the two extraordinary people, both of them differently abled. स्टीफन हॉकिंस, देखिए ये यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस ख़त्म हो गया। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled. कहने का मतलब ये कहानी है किसकी, एक मुलाकात की। यानी दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मीटिंग, ये कहानी एक मुलाकात की है। बिटवीन किसके बीच की टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो प्रतिभावान या बोल सकते हैं असाधारण व्यक्तियों के बीच की। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि वो दोनों के दोनों क्या थे, अक्षम थे, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड थे या डिसेबल्ड थे या चैलेंज पर्सन थे। स्टीफन हॉकिंस एन एस्ट्रोफिजिस्ट, स्टीफन हॉकिंस जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि खगोल शास्त्री थे। और हु सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक तरह के पैरालिसिस या जिसको कहते हैं बॉडी में लकवा मार जाना, उससे वो मतलब ग्रसित थे। दैट कन्फाइंस हिम्स टू द व्हील चेयर, जिसकी वजह से वो कहाँ रहते थे, वो व्हील चेयर यानी कि कुर्सी के सहारे रहते थे। एंड कन्फाइंस मतलब क्या होता है, कन्फाइंस हिम टू द व्हील चेयर मतलब वो कुर्सी के सहारे रहते थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और वो सिर्फ बात करते थे कैसे, एंड अलाउ हिम टू स्पीक मतलब वह बात करते थे ओनली बाई पंचिंग मतलब दबा कर किसको, बटन्स को, कहाँ पर, कंप्यूटर के ऊपर बटन्स को दबा कर ही वो बात करते थे, सिर्फ कुछ उंगलियाँ उनकी काम करती थी। फिरदौस कांगा क्या थे, फिरदौस कांगा एक राइटर, एक लेखक थे, एंड ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार थे। हु लिव्स, वो रहते थे, एंड वर्क्स, काम करते थे, कहाँ, मुंबई में। ठीक है, कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, कांगा का जन्म टूटी हुई हड्डियाँ, एक तरह से कमज़ोर हड्डियों के साथ उनका जन्म हुआ था, ब्रिटल बोन्स के साथ। एंड लाइक हॉकिंस मूव्स अराउंड इन द व्हील चेयर, और हॉकिंस की तरह ही वो व्हील चेयर पे चलते थे, यानी कि इधर उधर व्हील चेयर पे जाते थे। तो आपने देखा दोनों लोग व्हील चेयर पे रहते थे। जो फिरदौस कांगा थे वो मुंबई के थे, पत्रकार थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। और जो मिस्टर हॉकिंस जो थे वो हमारे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे यानी कि खगोल शास्त्री थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की।
कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर। देखिए ये जो भी इसके अंदर बात होगी वो फिरदौस कांगा जी बोल रहे हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड एंड इट वाज स्ट्रेंथ दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज इट हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या लाइनें लिखी हुई हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। मेटाफोर का मतलब था रूपक एक तरह से, क्योंकि वो कैम्ब्रिज गए थे तो कैम्ब्रिज जो था वो एक तरह से इंग्लैंड की तरह ही था, तो इसलिए बोल रहे हैं कैम्ब्रिज जो था वो इंग्लैंड का एक रूपक था। यानी कि एक रूपक क्या होता है, एक अलंकार होता है, तो कैम्ब्रिज जो था वो इंग्लैंड की तरह ही था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, यह मेरे लिए क्या था, ये एक अजीब एहसास था। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसको छोड़ा, मतलब किसको, जब कैम्ब्रिज को छोड़ा, तो ये मेरे लिए एक अजीब सा एहसास था। तो इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स मतलब ये कुछ अजीब या कुछ कहते हैं सब कुछ अलग सा नहीं हो सकता है उस तरीके का, कि मतलब छोड़ते समय, कैम्ब्रिज को छोड़ते समय एक अलग सा एहसास था, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सा। जब क्योंकि क्यों लग रहा था ऐसा उनको, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंस से मिला था। तो ऐसा फिरदौस कांगा जी क्या कह रहे हैं, फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड की तरह ही था। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट आई व्हेन आई लेफ्ट इट, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था जब मैंने उसको छोड़ा। एंड क्यों था ऐसा, व्हेन इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, क्योंकि कुछ अजीब सा था, कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा था, सब कुछ अलग सा बदला हुआ सा लग रहा था, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंस से मिला था। स्टीफन हॉकिंस से मिलने के बाद उनको अपने अंदर बहुत सारा बदलाव सा लग रहा था। ठीक है, ये वाली बात है। इट वाज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंस पुअर मैन। देखिए मैं अपने जो है इट वाज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की तरफ से एक वॉकिंग टूर था मेरे लिए, तो एंड मैं वॉकिंग टूर पे था, और जो गाइड था उसने बताया, मेंशन किया कि स्टीफन हॉकिंस पुअर मैन, बहुत ही मतलब पुअर मैन बोला उसने। पुअर मैन का मतलब होता है बेचारे, स्टीफन हॉकिंस बेचारा करके बोला उन्होंने कि बेचारे स्टीफन हॉकिंस हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि पूरी तरीके से अक्षम है, यानी कि उनका पूरी बॉडी क्या थी, पैरालाइज हो चुकी थी, अक्षम थे, डिसेबल थे, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनको बेचारे की संज्ञा दी उसने। ठीक है, किसने, जो गाइड था उनके साथ, किसके साथ, कांगा जी के साथ। ठीक है, दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो क्वाइट डिसेबल्ड हैं, इसके बावजूद भी क्या कह रहा है गाइड, कह रहा है कि दो ही इज़ वर्दी द सक्सेसर टू इसाक न्यूटन, लेकिन फिर भी वो इसाक न्यूटन के क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, क्या हैं, उनकी जगह हैं। एंड हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, यानी उनकी चेयर पर, उनके स्थान पर यूनिवर्सिटी में वो हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। सर आइजैक न्यूटन भी बहुत ब्रिलियंट थे और ये भी बहुत ब्रिलियंट थे, तो उसने इनकी संज्ञा कैसे दी, एक बेचारे व्यक्ति की दी। उसने बताया कि बेचारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शरीर डिसेबल्ड है पूरी तरीके से, पूरा डिसेबल्ड होने के बावजूद भी वो क्या है, एक वर्दी सक्सेसर हैं। एक वर्दी सक्सेसर का मतलब योग्य उत्तराधिकारी है, जो है सर आइजैक न्यूटन की जगह, और हु चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, और उनकी चेयर पे वो यूनिवर्सिटी में हैं, यानी उनके स्थान पे यूनिवर्सिटी में है। आगे देखिए बच्चों, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। देखिए यहाँ पर जो लाइनें हैं बच्चों, ध्यान देने की बात है। लिखा है, बोल रहा है कि एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं पूरी तरीके से भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज, पूरी तरीके से अक्षम एस्ट्रोफिजिस्ट, यानी कि खगोल शास्त्री जो है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, खगोल शास्त्री बोलते हैं, या तारा भौतिक विद भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो खगोल शास्त्री जो थे, द ऑथर ऑफ, जिन्होंने क्या किताब लिखी थी, ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री टाइम के राइटर, वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर, जो कि सबसे ज़्यादा बिकी हुई किताब थी, लिव्ड हियर, जो कि यहाँ रहते थे। ये भूल चुके थे, मतलब ये आते थे कैम्ब्रिज, लेकिन कैम्ब्रिज में इनको ये नहीं याद था कि जो आपका क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस यहाँ रहते हैं, ये भूल चुके थे, लेकिन इनको याद आया, और तभी इन्होंने डिसाइड किया कि उनका इंटरव्यू लेना चाहिए फिरदौस कांगा जी ने। देखिए शुरुआत करते हैं। व्हेन
द वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर पूरा हो गया उनका, आई रश टू दी, वॉकिंग टूर मतलब वो चल के आ रहे थे, वॉकिंग टूर कहने का मतलब चलते हुए गाड़ी पे अपनी उस पर व्हील चेयर पे। व्हेन वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर पूरा हो गया, आई रश टू द फ़ोन बूथ, उनके दिमाग में आया क्यों ना मिला जाए उनसे, तो वो कहाँ पे गए, फ़ोन बूथ के पास गए। रश का मतलब होता है कि दौड़ के, एक तरह से जल्दी से, है ना। रश टू द फ़ोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। कहने का मतलब क्या है कि आई रश टू द, जब उनको याद आया ये कि नहीं यहाँ पर ये जो है स्टीफ़न हॉकिंस रहते हैं, और स्टीफ़न हॉकिंस से मिलने का उनके अंदर विचार आया, तो उन्होंने जो है तुरंत वो कहाँ गए, वो बोलते हैं कि आई रश टू द फ़ोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ पे गया। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड क्या होता है, जो फ़ोन बूथ पहले वैसे वो फ़ोन बूथ चलते थे ना गोल गोल से, उसके अंदर कोड हुआ करती थी, उसे खींच के बात करते थे, क्योंकि ये व्हील चेयर पे थे इसलिए वो फ़ोन बूथ के अंदर ये जा नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने कोड को पकड़ के बाहर की तरफ खींचा, ठीक है। और तो वही लिखा है टीयरिंग, ऑलमोस्ट टीयरिंग मतलब टूटने ही वाला था, वो ऑलमोस्ट टीयरिंग में टूटने वाला था कोड, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वो बाहर आ सके, मतलब मेरे तक बाहर आ सके, मैंने उसको खींच के बाहर किया, कोड को खींचा। एंड फोन मतलब उनको फ़ोन किया स्टीफ़न हॉकिंस को, स्टीफ़न हॉकिंस के घर पे फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहाँ पर उनका सहायक लाइन पर था, यानी कि वहाँ पर उनका सहायक लाइन पर था, असिस्टेंट मतलब सहायक लाइन पर था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने बोला, आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैंने उससे बोला कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, और किसके बारे में, लिखने के लिए, मैं व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ लिखने के लिए, अपनी यात्रा ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए मैं इंडिया से आया हूँ, ऐसा इन्होंने उसको असिस्टेंट को बोला, फिरदौस कांगा जी ने, ये फिरदौस कांगा जी ने इन्होंने बोला। तो देखिए, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, लेकिन उसको ऐसा लगा कि जैसे कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे उसको चला के आया हूँ व्हील चेयर को, ऐसा उसको एहसास हुआ। आगे देखिए, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, तो ये क्या बोलते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना है, इवन 10 मिनट्स वुड डू, चाहे वो 10 मिनट ही निकाल लें, मतलब 10 मिनट ही दे दें, 10 मिनट के लिए ही मिल लें, लेकिन वो मिल लें प्लीज़, ये करके इन्होंने बोला कि इवन 10 मिनट्स वुड डू, यानी 10 मिनट ही काफ़ी होंगे, 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। हाफ एन आवर ही शेड, उसने कहा आधा घंटे का समय, यानी आधा घंटा उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 to 4 का टाइम उसने दे दिया, उसके जो सहायक थे किसके, स्टीफ़न हॉकिंस के, उसका समय उन्होंने दे दिया। आगे देखिए, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मैं वीक यानी कि मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। एंड ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यानी कि अक्षमता के साथ बड़ा होना, अक्षमता के या अपंगता के साथ बड़ा होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, यानी आप क्या हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं जब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि बहादुर बनो, है ना। यू गेट फेड अप, आप निराश हो जाते हैं, विद पीपल आस्किंग, लोग कहते हैं, यू आपसे कहते हैं कि क्या कहते हैं, टू बी ब्रेव, यानी बहादुर बनो। लोग कहते हैं ना, जब कोई अपंग हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है, या चैलेंज पर्सन है हमारा, तो लोग उससे कहते हैं बहादुर बनो, लेकिन इट्स रियली ए चैलेंजिंग लाइफ फॉर ए पर्सन हु रियली नॉट अ नॉर्मल एंड लाइक अस, सो इट्स अ चैलेंजिंग लाइफ। तो ग्रोइंग अप डिसेबल्ड एंड यू गेट फेड अप, तो वो सडनली क्या होते हैं, वो आधा घंटे का समय देते हैं, तो उस दौरान वो सोचते हैं, कौन, फिरदौस कांगा, वो थोड़ा सा कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं। और ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और सोचते हैं कि डिसेबल्ड होना, ग्रोइंग अप मतलब डिसेबल्ड अपंगता के साथ बड़ा होना। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप निराश होते हैं जब लोग आपसे पूछते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि आप ब्रेव बनो, यानी कि आप बहादुर बनो। एज इफ़, जैसे कि कैसे कहते हैं, ऐसा लगता है, एज इफ मतलब ऐसा लगता है, यू हैव अ क्रेज अकाउंट ऑन विच, ऐसा लगता है जैसे बैंक में एक साहस का अकाउंट खोला हुआ है हमारा, ऑन विच, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑन विच यू
ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। ऐसा लगता है लोगों को जैसे कि हमारा अकाउंट खुला हुआ है बैंक में सास का, लेकिन हम इतने लेज़ी हैं कि वहाँ से वो चेक भी ड्रॉ नहीं कर सकते एक, यानी लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? फिरदौस कांगा जी बैठे बैठे सोच रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़, दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर, जो आपको मजबूत बना सकती है, वो क्या है? है सीइंग समबडी लाइक यू, अपनी तरह किसी को देखना, अपनी तरह किसी को देखना, और अचीविंग समथिंग ह्यूज, और बहुत बड़ा हासिल करते हुए देखना। अचीविंग समथिंग ह्यूज मतलब बहुत बड़ा हासिल करते हुए किसी को देखना, अपने जैसे किसी को देखना, यही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बहादुर बना सकता है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, तब आप जान सकते हैं, देन तब, यू नो आप जान सकते हैं, आप जानते हैं, हाउ मच कितना, इज़ पॉसिबल कि कितना पॉसिबल, कितनी संभावनाएं हैं, एंड यू रीच आउट फर्दर, और आप आगे बढ़ते हैं, देन यू एवर थॉट यू कुड, आप आगे बढ़ते हैं कब? जब आप देखते हैं किसी को बढ़ते हुए, अपने जैसे व्यक्ति को देखते हैं, तो देन यू रीच आउट फर्दर, तब आप आगे बढ़ते हैं, देन यू एवर थॉट यू कुड, कि आपने जो जैसा कि आपने सोचा हो कभी कि आप भी कर सकते हैं, है ना, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कभी सोचा होता है ना? हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसको किसको देखकर, जब हम अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं और देखते हैं कि इसने भी बहुत अच्छा किया है, तो दैट पर्सन इज़ रियली अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। तो दैट्स वाई दिस फिरदौस कांगा इज़ आल्सो थिंकिंग हेयर कि द Stephen Hawking is the personality who is just like Firdaus Kanga. That's why he was thinking that मतलब he was thinking that कि वो भी उस तरह उनकी तरह हो सकते हैं। तो फिरदौस कांगा भी एक कामयाब व्यक्ति थे, लेकिन उनको देख के वो और मोटिवेट हुए। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे, I haven't been brave, said his embodied computer boys, next afternoon I have had no choice। मतलब मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ, ये किसने कहा? जो उनका जो कंप्यूटर था उसने कहा। डिसएम्बॉडीड मतलब बिना शरीर वाले कंप्यूटर ने आवाज़ उनके उससे आवाज़ आई कि आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ, उससे ये आवाज़ निकली। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये आवाज़ आई कहाँ से? उनके कंप्यूटर से आई। किसके कंप्यूटर से आई? स्टीफन हॉकिंस के कंप्यूटर से, क्योंकि वो दबाते थे ना बटन। श्योरली I wanted to say living creatively with the reality of disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond। देखिए, श्योरली निश्चित रूप से, I wanted to say मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, मैं ये कहना चाहता था कि रचनात्मकता और सच्चाई के साथ जीना, यानी क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, विद द रियलिटी मतलब सच्चाई के साथ जीना, कि आपका शरीर ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, कि आपका शरीर काफ़ी काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपका शरीर क्या कर रहा है? डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी है एंड डिसेबल बॉडी है। ठीक है, आपका शरीर कभी काम नहीं करेगा, या काम नहीं कर रहा है, या काम नहीं करेगा, वाज ए चॉइस, आपकी पसंद थी। मतलब ये मैं पूछना चाहता था ऐसा, लेकिन क्या हुआ? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। मतलब फिरदौस कांगा जी के अंदर ये विचार आया ये पूछने का कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। भाई ये पसंद, क्या उनकी ये पसंद थी? लेकिन ये पसंद कहाँ से होगी उनकी? भाई ये तो नेचुरल था, उनकी बॉडी में इस तरीके का डिसेबिलिटी थी, तो ये उनकी पसंद नहीं हो सकती। ये तो उन्होंने जो है किसी के ये पूछना, इसीलिए फिरदौस कांगा जी ने क्वेश्चन उनसे पूछा नहीं।
तो श्योरली आई वांटेड, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। ये वो पूछना चाहते थे, निश्चित रूप से आई वांटेड टू से मैं कहना चाहता था या मैं पूछना चाहता था, ठीक है। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। रचनात्मकता और सच्चाई के साथ जीने की रचनात्मकता और सच्चाई के साथ जीने की आपका शरीर कभी काम नहीं करेगा, आपकी पसंद थी। क्या ये इस लाइन की पूरी मीनिंग होगी, सॉरी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, लेकिन मैं क्या महसूस कर रहा था, मैं गिल्टी महसूस कर रहा था, दोषी महसूस कर रहा था हर वक्त, एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बात करता था, और एंड फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उनको जवाब देने के लिए फोर्स करता था, तो मैं अपने आप पे दोषी महसूस करता था। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके क्या वो टैपिंग करते थे ना, लिटिल स्विच था उनके हाथ में, उसमें वो टैपिंग करते थे, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, और शब्दों को खोजने की कोशिश करते थे। कहाँ पे? ऑन द कंप्यूटर पे, विद ओनली विट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम विद हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। मतलब वो क्या करते थे वहाँ पे, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता था तो मैं दोषी महसूस करता था और मैं उनको फोर्स करता था कि वो आंसर दें। तो उनके पास क्या था, एक टैपिंग, वो टैप करते थे, उनके पास एक स्विच था और उनके हाथ के अंदर, और वो ढूंढते थे वर्ड्स कंप्यूटर के अंदर, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली विट। यहाँ से देखिए बच्चों, थोड़ा सा जो है कहाँ पे है, यहाँ there he was tapping at the little switch in his hand, ठीक है, उनके हाथ में एक स्विच था, trying to find the words on his computer, ठीक है, कंप्यूटर पे वो उससे क्या वर्ड्स को ढूंढते थे, with the only bit of movement left to him his long pale fingers, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी में मूवमेंट नहीं था, सिर्फ उनकी जो उंगलियां थी लंबी लंबी और जो बिल्कुल फीकी पड़ सकी थी, पीली पड़ चुकी उंगलियां थी, सिर्फ उन्हीं से वो मूवमेंट करते थे और उन्हीं से दबाते थे। तो इसीलिए उनको, कांगा जी को ऐसा लग रहा था, दोषी महसूस अपने आप को कर रहे थे कि मैं पूछता हूँ क्वेश्चन और कितनी मुश्किल से वो जवाब दे पा रहे थे कंप्यूटर पर, सब ढूंढ के शब्दों को। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts, and came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse। देखिए, जब क्वेश्चन पूछते थे तो वो ढूंढते थे और ढूंढने के बाद वो जवाब देते थे। एंड मैं अब यहाँ से बोलना है, एंड सिटिंग अपोजिट मतलब मैं उनके बिल्कुल सामने बैठा था, एंड आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं उनके एंग्विश का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था, क्योंकि उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी ना जवाब देने में, क्योंकि बड़ा मुश्किल से वो जवाब दे पा रहे थे। एंड आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। द माइंड वायंट विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और उनका जो दिमाग था उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, बह रहे थे, इधर उधर चल रहे थे बड़ी तेज़ी से। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो कि क्या होता है, छोटे छोटे गुच्छों में वो बहुत तेज़ी से उनके माइंड उनके अंदर बह रहे थे वो। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्स, सेंटेंसेस जो वो दे रहे थे वो स्टिफ एज कॉप्स मतलब होता है कठोर थे, जैसे कि लाशों की तरह। क्योंकि क्या होती है, देखिए आपने देखी लाश कितनी कठोर हो जाती है, उसी की तरह वो सेंटेंसेस क्यों दबाते थे, और दबाने के बाद बटन में से जो आवाज़ आती थी तो वो आवाज़ ही से ही पता लगता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। मैंने कहा, कौन कह रहे हैं, फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं कि ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक, मतलब ज़्यादातर लोग ये सीम्स टू थिंक, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं दैट जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, मतलब वो पूरी ज़िंदगी क्या होते हैं, वो नाखुश रहते हैं। क्रॉनिकली अनहैप्पी मतलब वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, नाखुश रहते हैं या पूरी ज़िंदगी नाखुश रहते हैं।
ए लॉट ऑफ पीपल ऐसा सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी नाखुश रहते हैं। ऐसा मैंने कहा। किससे कहा? मैंने स्टीफन हॉकिंस से कहा। आई नो दैट इट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए भी। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर इसको सुनकर अंदर हंसते हैं? यानी आर यू ऑफन, क्या आप अक्सर हंसते हैं? इनसाइड, अंदर हंसते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइजिंग मी। और उन्होंने क्या जवाब दिया? स्टीफन हॉकिंस ने जवाब दिया, उन्होंने कहा 3 मिनट के बाद जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया, ही रिस्पॉन्डेड आई फाइंड इट अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब मुझे मज़ा आता है जब लोग मेरा एक तरह से मेरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दया करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पैट्रोनाइज का मतलब एक तरह सपोर्ट करते हैं, दया करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। पैट्रोनाइज का मतलब ऐसे सपोर्ट और दया से ही यहाँ पर एक इसका मीनिंग है, नहीं मजाक उड़ाने से भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कई जगह के अलग अलग सेंस में यहाँ पे मीनिंग होता है। तो यहाँ मजाक उड़ाते हैं तो मज़ा आता है मुझे, मतलब ये तरीके से यहाँ पे ये मीनिंग इसका आ रहा है निकल के सेंस। क्योंकि आपने देखा होगा डिसेबल्ड लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि आपको ये कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की टांगी ना हो तो कहेंगे स्विमिंग नहीं कर सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं अपने इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंग काम नहीं करते, लेकिन आज वो बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो लोग लेकिन मजाक उड़ाते हैं, स्कूल्स में बचपन से उनका मजाक उड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं मेंटली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टीफन हॉकिंस जो है बहुत ही स्ट्रांग थे मेंटली। इसीलिए वो कहते हैं आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइजिंग मी, जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। फिर फिरदौस कांगा जी क्या पूछते हैं कि क्या डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको ये अनोइंग लगता है, कष्टप्रद लगता है? कि जब अनोइंग मतलब कष्टप्रद लगता है, व्हेन जब समवन जब कोई लाइक मी मेरे जैसा कम्स आता है एंड डिस्टर्ब्स यू और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, यानी आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, क्या आपको ये अच्छा लगता है? तो वो आंसर करते हैं तुरंत यस, वो कहते हैं यस अच्छा लगता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तभी वो एक स्माइल करते हैं, वन वे स्माइल मतलब एक तरफ से मुस्कान करते हैं। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिल्ली, क्योंकि वो सेंटिमेंटल और सिल्ली तो हो नहीं सकते थे, भावुक और एक तरह से क्या कहते हैं कि हम इसको कह सकते हैं सेंटिमेंटल मतलब भावुक और पागल, एक तरह का सिल्ली टाइप का या मूर्खतापूर्ण भी बोल सकते हैं। मतलब विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, क्योंकि वो सेंटिमेंटल तो हो नहीं सकते थे। विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल बिना सेंटिमेंटल और भावुक हुए और पागल हुए, दैट आई वाज लुकिंग एट वन, मैं देख रहा था, क्योंकि मैं भी सेंटिमेंटल नहीं है, ये अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना भावुक हुए और पागल हुए, मैं ये देख रहा था एट वन, मैं उन ऐसे व्यक्ति की तरफ देख रहा था जो कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल था। ठीक है ना, आई एम लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैं उसकी तरफ देख रहा था। जब वो हंस रहे थे, स्टीफन हॉकिंस जब हंस रहे थे तो वो इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जैसे कि दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति हों वो। तो ये उन्होंने सोच रहे थे, कौन? आपके फिरदौस कांगा जी। देखिए, ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, मतलब एक छोटी सी झलक जो थी, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, जो थी वो क्या थी? शॉकिंग थी, चौंकाने वाली थी। एक छोटी सी ग्लिम्स जो थी, यानी एक छोटी सी झलक जो थी वो चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो कैसे थे? वो एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह थे, यानी एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह थे। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स, जैसे कि उनकी जो पिक्चर्स मैगजीन और न्यूज़पेपर में थी बिल्कुल उसी की तरह थे। हैव टर्न, जैसे कि उनकी जो पिक्चर थी वो बदल गई हो 3 डायमेंशनल में, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल में सामने बैठे हुए थे, इसलिए वो तो 3 डायमेंशनल पिक्चर में बदल गई हो, बस इतना सा लग रहा था। जैसे कि मूर्ति रख दी जाती है ना सामने, हम चारों तरफ से देख सकते हैं उसको, लेकिन एक पिक्चर छपी होती तो हम तरफ एक ही तरफ से ऊपर की तरफ से देख सकते हैं। और 3D का मतलब एक कोई मूर्ति बना दी जाए उसी की, तो हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो वो एक तरह से मूर्ति की तरह दिख रहे थे बस।
तो ये था, उन्होंने स्माइल तो की, लेकिन स्माइल करते समय क्योंकि उनका पूरा शरीर हिलता नहीं था तो एक पिक्चर की तरह लगता था कि ये क्या एक डेड बॉडी है ये, तो बिल्कुल उसी तरह से हल्के से उन्होंने स्माइल की अपने फेस पे, इस तरह से वो लगा उनको फिरदौस कांगा जी को। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लम, तब आप देखते हैं कि जो उनका जो सर था वो एक तरफ जो है मुड़ा रहता था, ट्विस्टेड रहता था, यानी कि एक तरफ जो था मुड़ा हुआ बगल में उनके कंधों पे रहता था उनका सर। स्लम इनटू दी स्लम मतलब उन कंधों के ऊपर उनका जो सर था वो ट्विस्टेड रहता था, झुका हुआ रहता था, मुड़ा हुआ रहता था। एंड द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो टोर्सो मतलब जो उनका धड़ था, गर्दन चीज वो धसी रहती थी इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, जो उनकी पीली नीली शर्ट थी उसके अंदर धसी हुई थी। द वेस्टेड लेग्स, और उनके जो ख़राब हो चुके पैर जो थे, यू लुक्ड एट हिज आइज़, उनके जो ख़राब हो चुके जो पैर भी उनके ख़राब हो चुके थे, एंड यू लुक एट हिज आइज, और आप उनकी जब आँखों में देखते हैं, विच यू कैन स्पीक, विच कैन स्पीक जो कि बोल सकती हैं, स्टिल जो कि अभी भी बोल सकती हैं, ठीक है, जब आप उनकी आंखों में देखते तो वो अभी भी बोल सकती थी। एंड दे आर सेइंग, वो क्या कह रही थी, समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जो कि बहुत बड़ा और अर्जेंट कह रही थी। समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट यानी कि अति आवश्यक जो है वो बोल रही थी। इट इज़ हार्ड टू टेल, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कह रही थी, कि वट क्या कह रही थी। वट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, बट यू आर शेकन यानी लेकिन तुम हिल जाओगे। वट यू आर शेकन, ठीक है, वट यू आर शेकन लेकिन तुम हिल जाओगे, बिकॉज यू हैव सीन आप कुछ ऐसा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपने सोचा नहीं था, ठीक है, कुछ आप ऐसा देखते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हुआ यहाँ पे, तो क्या मीनिंग हुआ, बट यू आर शेकन मतलब तुम हिल जाओगे, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग आपने कुछ ऐसा देखा, यू नेवर थॉट जो आपने कभी सोचा नहीं था, कुड बी सीन कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती थी ना, और उनके इम्प्रेशंस तो होते नहीं थे, लेकिन आंखें ऐसा लगता था कि बहुत कुछ बोल रही हैं उनकी, ठीक है। इस तरीके से स्टीफन हॉकिंस तो उनकी एक हल्की सी स्माइल ऐसा लगा फिरदौस कांगा जी को कि जो ये दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। वास्तव में ये इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन था फिरदौस कांगा जी का और स्टीफन हॉकिंस जी का। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं वो, What do you think is the best thing about being disabled? I have asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था कि क्या आपको क्या लगता है, What do you think आपको क्या लगता है कि what do you think is the best thing about being disabled? मतलब disabled होना में क्या अच्छा है, आपको क्या लगता है ऐसा, What do you think आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि disabled होने में क्या सबसे बेहतरीन है, क्या बेस्ट क्या है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, उन्होंने जवाब दिया स्टीफन हॉकिंस ने कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा नहीं है। आई थिंक आई सैड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। फिर मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं क्या फिरदौस कांगा, आई थिंक मुझे लगता है, आई सैड मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज, कि क्या यू डू डिस्कवर मतलब आपको पता लगाना चाहिए कि कितने लोग जो है दुनिया में क्या आपको पता लगाना चाहिए कि कितने लोग दुनिया में दयालु हैं, कितने लोग दुनिया में दयालु हैं, क्या ये आपको पता लग जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है, आई सेड मुझे लगता है, यू डू डिस्कवर मतलब आप डिस्कवर कर सकते हो कि हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड। यदि आप डिसेबल्ड हो तो आप ये पता कर सकते हो कि कितने लोग दयालु हैं इस दुनिया में, या आपके प्रति कितने लोग दयालु हैं। इस तरीके का ये क्वेश्चन था। यस ही सैड, उन्होंने जवाब दिया हाँ। इट वाज एन एडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र, ठीक है, ये डिसएडवांटेज था, लेकिन उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन ये एक तरह का उनकी जो वॉइस सिंथेसाइज़र था, क्योंकि जो बटन दबाते थे वो कंप्यूटर के ऊपर, वो बटन से आवाज़ आती थी, और आवाज़ आती थी तो उसमें पता नहीं लग पाता था कुछ भी कि वो मतलब किस उनका वो क्या है, इंप्रेशन क्या है बोलने का, ना लय नहीं थी उसके अंदर कुछ भी। तो इट वाज उन्होंने जवाब तो यस में दिया, लेकिन इट वाज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र, लेकिन उनके वॉइस जो सिंथेसाइज़र जो था वो उसका क्या था, उसकी कमी थी कि इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेशन,
जो कि कुछ उसमें उतार चढ़ाव नहीं था। इन्फ्लेशन मतलब आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं था। नो शेड्स, कोई रंग नहीं थे। नो टोन, ना ही उसमें कोई सुर था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली, और मैं नहीं बोल सकता कि कितने उत्साह से उन्होंने इसको एग्री किया होगा। ही एग्रीड विद मी, यानी मैं ये नहीं बता सकता आपको कि कितने उत्साह के साथ उन्होंने मेरे साथ एग्री किया होगा। एग्री मतलब मेरे साथ मेरी बात को माना होगा। लेकिन उन्होंने यस कहा। बटन दबाया था, बटन दबा के उन्होंने आवाज़ आई थी, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं था, क्योंकि वो वॉइस सिंथेसाइजर था। तो इसीलिए इससे पता नहीं लग पाया था कि वो उन्होंने कितनी इंथुसियास्टिकली और कितनी उत्साह के साथ मेरी बातों को सहमत किया था। एग्री मतलब सहमत किया था। देखिए अगली लाइन, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्नड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक every one of our 30 minutes count। देखिए जब भी मैं एवरी टाइम मतलब हर बार जब मैं अपनी चेयर पे खिसकता था या शिफ्टेड करता था, हिलता, शिफ्टेड का मतलब जैसे हम चेयर पे बैठते हैं ना तो हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। स्टिफ मतलब एक तरह से हमें ऐसा लगे मतलब जैसे हमें बहुत देर तक बैठे रहो चेयर पे तो थोड़ा अजीबोगरीब फील होता है, तो हम थोड़ा हिलते रहते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, जब भी मैं अपनी चेयर पे हिलता था, आई टर्न्ड माई रिस्ट, मैं अपनी कलाई को मोड़ता, और टू वॉच द टाइम, समय को देखने के लिए। आई वांटेड टू मेक, मैं चाहता था क्या, आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने 30 मिनट का जो समय मिला था उसमें से हर एक मिनट को मैं काउंटेबल बनाना चाहता था, ठीक है, कीमती बनाना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला, मुझे बहुत बड़ा क्या मिला, रिलीफ का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है रिलीफ का मतलब राहत मिली मुझे। एंड एक्सहिलेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मतलब मुझे रिलीफ मिला, मुझे बहुत बड़ा जो है आराम मिला। एंड एक्सिलरेशन मिला यानी बढ़ोतरी मिली, इन द पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाओं में, मेरी ऑफ माई बॉडी, मुझे अपने शरीर की संभावनाओं में मतलब मुझे बहुत बड़ा क्या मिला, मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। मतलब जो फिरदौस कांगा कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी राहत मिली एंड एक्सिलरेशन मिली, किसमें, पॉसिबिलिटीज़ में, संभावनाओं में, कि मेरे शरीर में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। एंड एक्सिलरेशन मतलब होता है कि बढ़ोतरी मुझे मिली, मेरी जो संभावनाएं और क्षमताएं हैं मेरे शरीर के अंदर उसमें मुझे बढ़ोतरी का एहसास हुआ, ठीक है, ऐसा कहते हैं फिरदौस कांगा जी। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन व्हाट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। हाउ लिटिल इट मैटर्ड मतलब ये कितना छोटा है, यानी ये कितना कम मायने रखता है या कितना छोटी सी बात है, इसका मतलब ये होगा हाउ लिटिल इट मैटर्ड, यानी यह कितने मायने रखता है या यह कितनी छोटी सी बात है। देन दैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी नहीं चल पाऊँगा, और इवन स्टैंड, और खड़ा नहीं हो पाऊँगा। ये कितनी छोटी सी बात है, ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी सारी क्षमताएं हैं हमारे अंदर उनको बढ़ाने का, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम खड़े नहीं हो पाते, हम चल नहीं पाते, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर, फिरदौस कांगा जी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया मिलने के बाद। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी and surely for others, did that thought help him। देखिए अब क्या बोल रहे हैं ये, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बोला, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी। हाउ ही हैड बीन, कैसे वह प्रेरणा के स्रोत हैं, यानी हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, यानी वह किस प्रकार से प्रेरणा हैं, बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। मतलब सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो प्रेरणा के स्रोत हैं, निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि आई टोल्ड
मैंने कहा उनसे कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिंच फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। एंड श्योरली, और श्योरली मतलब निश्चित रूप से, फॉर अदर, दूसरों के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये जो चीज़ है, ये जो थॉट है, मेरा विचार, जो विचार इन्होंने अपना विचार उनके सामने प्रस्तुत किया कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के सोर्स हैं और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी होंगे, तो डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस थॉट ने, इस विचार ने क्या आपकी मदद की, उनकी मदद की? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा, स्टीफन हॉकिंस ने कहा, नो, नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश, उन्होंने जवाब दिया नो। एक मिनट बच्चों। आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, मैंने सोचा कि मैंने कितना बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन उनसे पूछ दिया। उन्होंने जब नो बोला तो मैंने सोचा कि मैंने कितना बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन उनसे पूछ दिया। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admirations to see you breathing still. When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक क्लैस्ट्रोफोबिक रूम हो, एक क्लैस्ट्रोफोबिक रूम एक ऐसा रूम जिसमें डर लगता हो। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एक छोटे से रूम में जब आपको बंद कर दिया जाए तो आपको डर लगने लगेगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब छोटे भयभीत होना, छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत होना। तो आपका शरीर जब इस तरीके का हो जाए, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम जिससे आपको भय लगने लगे और उसकी जो दीवारें हों वो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएं, यानी चिपकती चली जाएं, पास में आती चली जाएं। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, यानी वॉल्स हों उसकी पास में आती चली जाएं दिन प्रतिदिन। इट डजंट डू गुड to know that there are people outside. It doesn't do much good to know. यह जानकर अच्छा नहीं लगता, ठीक है, यह जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या होगा? It doesn't do much good to know. यह जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता that कि बाहर के लोग, that the people outside, कि बाहर के लोग smiling with admiration, यानी कि स्माइलिंग एडमायरेशन में प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हुए, टू सी कहते हैं या देखते हैं, यू ब्रीदिंग स्टिल, की आप अभी भी सांस ले रहे हैं, ठीक है। इट डजंट डू मच गुड टू नो, इट डजंट डू मच गुड टू नो, मतलब यह जानकर बहुत अच्छा नहीं लगता। ये बोल रहे हैं कौन? स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं कि ये जानकर हमें बहुत अच्छा नहीं लगता दैट द पीपल आउटसाइड, कि जो लोग बाहर हैं, स्माइलिंग विद एडमायरेशन, मतलब हंसते हैं या स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं, टू सी, ये देखकर कि यू ब्रीदिंग स्टिल, कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। क्या कोई ऐसी एडवाइस आप सलाह देना चाहते हैं जो डिसेबल्ड पीपल को, कि जो कि समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कि लाइफ को और अच्छा बना सके। समथिंग दैट माइट मेक, बना सके, समथिंग मतलब कुछ जो लाइफ को अच्छा बना सके। तो वो आंसर क्या देते हैं? दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उनको वो एक ही जवाब देते हैं कि उनको उन चीज़ों पे कॉन्सनट्रेट करना चाहिए, यानी ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। समझ रहे हैं? यानी जिसमें वो अच्छे हैं उस पर उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो इन्होंने ध्यान दिया। आगे देखिए, द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा ख़त्म हो चुका था। आई थिंक, मुझे लगा, आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैंने फिरदौस कांगा जी बोल रहे हैं, ठीक है। किसे? फिरदौस कांगा जी स्टीफन हॉकिंस से बोल रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई हैव अनॉयड यू इनफ, कि मैंने आपको बहुत जो है, अनॉयड का मतलब क्या होता है बच्चों? कष्ट दिया। आई सैड ग्रीनिंग, मतलब मैंने मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू सो मच, यानी थैंक यू, मैंने धन्यवाद दिया उनको। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को हाथ लगाया। एंड व्हील्ड आउट इनटू दी समर इवनिंग, और मैं अपनी व्हील पे शाम की इवनिंग में बाहर आ गया।
तो बच्चों ये कहानी थी फिरदौस कांगा जी का इंटरव्यू जो कि इन्होंने लिया था स्टीफन हॉकिंस जी का। ये कहानी फिरदौस कांगा जी की बुक्स फ्रॉम हेवन ऑन द व्हील से ये लिया गया है। और इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों। देखिए मेटाफोर, मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड बीच में भी आपको बताए हैं। इस स्टोरी को समझिएगा, इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं, कई बार इसको सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आएगी। इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड व्हेन यू लिसन इट मल्टीपल टाइम्स देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड। ठीक है, हर एक वर्ड की आपको मीनिंग समझ में आएगी और हर एक लाइन की मीनिंग समझ में आएगी। तो मेटाफोर का मतलब क्या होता है बच्चों? रूपक, यानी कि किसी चीज़ की एक तरह से दूसरा रूप बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफोर। ठीक है, एस्ट्रोफिजिस्ट मैंने आपको बताया था जो कि तारा भौतिकविद होते हैं या फिर हम इनको खगोल शास्त्री भी बोलते हैं, जो कि आपके जो है अंतरिक्ष के बारे में खगोल जो शास्त्री होते हैं, जो चंद्रमा है और आपका जो है जो दुनिया भर के जो हमारे एस्ट्रो फिजिसिस्ट जो है, जो खगोल शास्त्री जो है पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स के बारे में पता लगाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाते हैं, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी दे आर डूइंग। एग्जॉर्शन, ठीक है, एग्जॉर्शन का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्शन मतलब बहुत थकाने वाला, थक जाते हैं आप बहुत काम करके, तो एग्जॉर्शन बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट एक्जिलरेशन, एक्जिलरेशन मतलब रोमांच, रोमांच हो जाते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन का मतलब बोलते समय सुर में उतार चढ़ाव। और प्रोपेल्ड मतलब आगे की ओर व्यक्ति या वस्तु का धकेलना। और क्लोस्ट्रोफोबिक मतलब छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत होना। तो ये थे वर्ड मीनिंग। पहला था मेटाफोर, दूसरा था एस्ट्रोफिजिसिस्ट, फिर था एग्जॉर्शन और फिर एक्जिलरेशन, फिर इन्फ्लेक्शन, फिर प्रोपेल्ड और फिर क्लोस्ट्रोफोबिक। और ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, लेसन में हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। और ये इसके कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया, और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आप देखिएगा और उनको अपनी कॉपी में लिखिएगा, उसके मीनिंग्स भी ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, इससे पूरे चैप्टर के बारे में आप कीजिएगा। इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस भी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके अंदर जो है एक एक्टिविटी भी है, राइट सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंस इन योर नोटबुक। एक एक्टिविटी ये है कि आप यहाँ पर एक अपनी नोटबुक के अंदर स्टीफन हॉकिंस ने जो कुछ डिस्कवरीज़ की हैं, रिसर्च की हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये स्टीफन हॉकिंस की एक लाइन है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। इंटेलिजेंस जो है क्या है? वो एक ऐसी काबिलियत है, एक ऐसी एबिलिटी है टू अडेप्ट टू चेंज, मतलब हमें अडेप्ट करने के लिए चेंज होना पड़ता है, यानी कि टू अडेप्ट टू चेंज। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन जो है स्टीफन हॉकिंस की लाइन है। तो ये थी आज की हमारी लेसन नंबर 4 का पूरा हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।